बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। इस्तीफे से नीचे को बात नहीं करता जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवाले से ममनुआ फंडिंग के हवाले से कल स्क्रूटनी कमेटी का फैसला आया, वो रिपोर्ट सामने आई। अभी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से यह कहा जा रहा है कि जो भी मामलात सामने आए हैं और जो स्क्रूटनी कमेटी की रेवलेशन है वो होशरुबा है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासतौर पर जनाब इमरान खान साहब को कंसिडर करना चाहिए कि अब उन्हें वज़ीर आज़म के मनसब पर नहीं रहना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। एक और बहुत ही अहम और दिलचस्प डेवलपमेंट यह हुई कि आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सिक्योरिटी मामलात के ऊपर। उनसे पूछा गया कि ये जो डील वगैरह की बातें हो रही हैं, खासतौर पर मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या जवाब है उनके पास। जनरल साहब ने क्या फरमाया, जरा एक क्लिप सुन लीजिए। कि जो नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें जेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या है उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है। दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन एंड इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। जितना आप इस चीज को बहस में लेके आएंगे उतना आप इसको अंदर खींच रहे हैं। तो हम आपको बार बार ये कह चुके हैं कि हमें इस चीज से बाहर रखें, इदारे को इस चीज से बाहर रखें और इसके ऊपर बहस मत करें। जनरल साहब ने फरमाया कि एस्टैब्लिशमेंट को इस सारे मामले से बाहर रखें। ये तमाम कयास सराई हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं। जो ये बातें कर रहे हैं आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि इसमें हकीकत क्या है। दिलचस्प बात यह है कि ये सारी अफवाहें कहाँ से शुरू हुई, किन किन लोगों ने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला। मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कुछ होने वाला है, चाहे याद सादिक साहब हो, चाहे आसिफ जरदारी साहब हो, चाहे गौर से सुनिएगा जनाब इमरान खान खुद हो। क्योंकि जब इमरान खान साहब से 2 दिन पहले पूछा गया शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से, उनसे ये नहीं पूछा गया डील हो रही है नहीं हो रही, तो जनाब इमरान खान ने खुद पहले ये बात कही और बड़े कंफर्म, जिसे कहते हैं ना, बड़े कॉन्फिडेंस से कही कि मियां शहबाज शरीफ का उनकी तकरीर नहीं होती, उनकी जॉब एप्लीकेशन होती है। अब कोई इतना झल्ला तो है नहीं कि उसे ये ना पता हो कि जॉब एप्लीकेशन कहाँ दी जाती है और किसको एड्रेस करके दी जाती है। तो शायद इमरान खान साहब ने खुद भी इसमें किसी ना किसी हद तक हिस्सा जरूर डाला। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुश है क्योंकि फवाद चौधरी साहब खुश हैं। फवाद चौधरी साहब ने क्या फरमाया वो भी सुन लीजिए। नून लीग से डील की बातों को तर्जुमान पाक फौज ने क्या सराहियां करा दी है, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? देखिए, ये तो अपने शौक के ऊपर ही लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ है आज जन साहब ने भी उसको क्लियर कर दिया। और ये एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर हर 3 महीनों बाद इस तरह की कोई शितुंगड़ियाँ वगैरह छोड़ने का, क्योंकि सियासत के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर जब सियासत आपने नहीं करनी, अपने कद के ऊपर नहीं खड़ा होना, तो फिर इन्हीं अफवाहों के सहारे सियासत होती है। तो अच्छा है कि जरदारी साहब ने भी बात की। जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत की तारीख बन चुके हैं। इनका मुस्तकबिल नहीं है, ना ही हाल है। मुस्तकबिल के लोग भी और हैं पाकिस्तान के, और ये जो सिलसिला है ये जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर ही आगे चल रहा है। शायद आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNA और MPA साहिबान जो कि खलवत में बातें करते हैं, उनको भी शायद कॉन्फर्मेशन मिल गई होगी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और वो इधर उधर जो झांक रहे थे शायद वो भी मामलात नहीं होंगे। ये मामलात कहाँ से शुरू हुए, कैसे हुए, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो ममनुआ फंडिंग का मामला था, उस पर जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब इमरान खान, क्योंकि पार्टी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने आज ट्वीट्स की जिसमें उन्होंने कहा कि वो वेलकम करते हैं ECP की जानिब से जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, और दुनिया देखेगी कि किस शफाफ तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फंड्स इकट्ठे किए, और लोगों का बड़ा कॉन्फिडेंस है इस तमाम अमल के ऊपर और इस तमाम प्रोसेस के ऊपर। वहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा कैसे खामोश रहती, उन्होंने एक ट्वीट की और तंजिया अंदाज में फरमाया, अच्छा तो फिर 7 साल से धौंस और ताकत के जरिए केस को चलने क्यों नहीं दिया?
क्यों इतने साल फरार इख्तियार करते रहे और फिर मिन्नतें करते रहे कि रिपोर्ट रिलीज ना की जाए। अब दो बातें फैक्चुअली दुरुस्त हैं, एक ये कि 7 साल तक मामला लटका रहा, दूसरा ये कि गुज़िश्ता रोज़ भी जब ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश की गई कि ये रिपोर्ट पब्लिक ना हो। बहरहाल उसके मदरजात सामने आ चुके हैं, गुड हेफ्टी रीड, लेकिन अब जारी बात है वो पता चलेगा कि उसके अंदर मजीद क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं एज वी ऑल रीड इट। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। हर दिल अजीज इरशाद भट्टी साहब, वो कहने की जरूरत नहीं, कहते हैं ना अंग्रेजी में गोज विदाउट सेइंग, तो गोज विदाउट सेइंग भट्टी साहब। मेरे साथ अल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब सदाकत अली भाई साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, होते तो इस्लामाबाद में है, आज पता नहीं सिरा उन्होंने लाहौर कहाँ जाके निकाला है और हमें भी सरप्राइज़ दे दिया। बहरहाल भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं तारड़ साहब आपके पास आऊँगा और पहले ज़रा क्योंकि आज की खबर है ज़रा थोड़ा इट मे साउंड अ लिटिल टफ बट वो कहते हैं ना कि वो पंजाबी में एक थोड़ा सा स्लैंग है कि होने राम है, तो मैं आपकी जमात से पूछूंगा कि होने राम है मतलब पिछले दिनों आपने जो बातें की, चाहे आज सादिक साहब हो मोहतरम, चाहे शाद खाकान अब्बासी साहब हो, चाहे आपकी पार्टी के दीगर लोग हों, जो उन्होंने बातें की हैं कि ये हो रहा है, कुछ तब्दील होने वाला है, कुछ फलान होने वाला है, तो आज जनरल साहब ने भी कह दिया कि भाई जो ये बातें करते हैं उनसे पूछ लें कि शवाहिद दें हो क्या रहा है, किससे डील कर रहे हैं आप। तो आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, तारड़ साहब बता दीजिए फिर, या तो शुड आई अज्यूम कि यू स्टैंड करेक्टेड, द पार्टी स्टैंड करेक्टेड, या कुछ ऐसा हो रहा है जिसके ऊपर अब भी पर्दा डला हुआ है। देखिए, आपने मेरे से पिछले शो में यह सवाल किया था कि डील किससे हो रही है और किन टर्म्स पे हो रही, तो मैंने आपको उसका जवाब यह दिया था जी कि बिल्कुल हमारी डील हो रही है, मगर वो PTI के इलेक्टेड अरकान असेंबली से हो रही है, अरकान कौमी असेंबली से, अरकान सूबाई असेंबली से, जिनसे दिन रात का हमारा राब्ता है। कुछ हमारी ही सफ़े छोड़ के गए थे, कुछ हालात से तंग हैं। हर बंदा ये समझता है कि हम जिस दिन PTI की टिकट लेके बल्ले के निशान पे बाहर निकले, अवाम हमारी दुर्गत बना देगी। और खानेवाल में मैंने देखा, वहां पे उम्मीदवार ने महंगाई की वजह से इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाई पूरी कैंपेन में। तो हर बंदा ये समझता है कि जब बल्ले का निशान खिलाड़ी लेके निकलेगा तो हेलमेट पहनना लाजमी होगा, और 10,000 के खसारे से बंदा घर से निकलेगा तो वो लोग सारे राब्ते में हैं। और देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी भी वो होनी है, वो लाजमी होनी है, हालात को देख के होनी है। बाकी कई चीजें हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं, मेडिकल कंसिडरेशंस भी हैं, बाकी भी मामलात हैं, मगर कभी ये तासर मेरी जमात ने नहीं दिया। मैंने अयाज सादिक साहब से भी पूछा, मैंने कहा जी आपने ये बात ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड की हो कि जी हमारी डील हो रही है और एस्टैब्लिशमेंट हमारी डील करा रही है, क्या आपने कभी ये कहा है? वो इस बात से इनकारी हैं। शो में आने से पहले भी मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा जी क्या आपने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से ये तासर दिया कि हमारी उनसे डील हो रही है? तो उन्होंने कहा जी ये तासर मैंने नहीं दिया। तो देखें, जो उन्होंने ये बात नहीं की थी, उन्होंने तासुर यही था। आपके जितने भी आपके पार्टी के अंदर आपके कोलीग्स हैं, तासुर यही था। मैं ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अयाज सादिक साहब ने लफ्ज एस्टैब्लिशमेंट या ऐसा कुछ जिक्र उन्होंने नहीं किया था, लेकिन जो उन्होंने तासुर दिया था कुछ होने वाला है, मेरे चेहरे से आप देखिए मेरा चेहरा लटका हुआ नहीं है, मैं बड़ा खुश हूं, कुछ होने वाला है। तो ये जो कुछ होने वाला लफ्ज है ना, ये बड़ा सजेस्टिव है। मैं बताता हूं, हमारे मुल्क में जब कुछ होता है तो कुछ हो ही जाता है। फिर मैं अर्ज करता हूं, अयाज सादिक साहब असेंबली के क्योंकि स्पीकर रहे हैं, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे MQM भी बात करती है, जिससे चौधरी बरादरान क्यू लीग भी बात करती है, ठीक है, जिनसे PTI के अरकान भी बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ उनकी बहुत कुर्बत है, ठीक है। तो जो लोग गिलानी साहब के इलेक्शन में भी हमें वोट पड़े थे और 18 से 20 वोट पड़े थे PTI के, वो सारे नाम उनको पता है। उनके राब्ते ज्यादा फाल हैं, जो इस हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से, इत्तेहादियों के हवाले से, इनके अपने अरकान को नून लीग में शामिल करने के हवाले से जो नाम हैं, जो फहरिस्त है, जो मामलात हैं, वो सारे अयाज साहब के पास। मैं तारड़ साहब आपसे एक और बात बड़े ब्लंटली पूछ रहा हूं। जो जनरल साहब ने आज बातें उन्होंने फरमाई हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनसे पूछा गया था, जाहिर बात है उन्होंने लाइक अ सोल्जर जैसे वो बात करते हैं, उन्होंने बड़ी नपीतुली बात की, बड़ी कैलकुलेटेड सी। उन्होंने कहा यार हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, कीप अस आउट ऑफ इट। बट फैक्ट रिमेन्स कि जो लोग आपसे राब्ते में थे, वो क्या इन्हीं वजूहात की वजह से आपसे राब्ते में थे कि इधर से आवाज आ रही है, उधर से आवाज आ रही है, और आज के बाद भी वो आपसे राब्ते में रहेंगे? वो बिल्कुल रहेंगे, इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। देखिए प्रॉब्लम क्या है, कल को आपने जब वोट लेने जाना है
तो आपने जवाब देना है कि आज पंजाब के अंदर किसान को यूरिया 2500 रुपए बोरी मिल रहा है, जो 1500 मिलना चाहिए, ब्लैक हो रहा है, मिल ही नहीं रहा। आप जवाब देंगे कि चीनी 100 रुपए क्यों थी, आटा 85 रुपए क्यों था, पेट्रोल की कीमतों में क्यों इजाफा किया गया, IMF के पास मुल्क को गिरवी क्यों रखवाया गया, कर्जे पे कर्जे क्यों लिए गए, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। ये हालात, और स्पेशली जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में ये सारे बाय इलेक्शन हारे हैं। कराची में ये चौथे नंबर पे आए हैं TLP से नीचे, लाहौर का इलेक्शन ये छोड़ के भाग गए, लोकल बॉडीज खैबर पख्तूनख्वा में हार गए। और आप कहते हैं अंग्रेजी में किसी भी डील के मुतमन्नी भी नहीं है। आपकी बातों से चले मैं ये आस्क कर लेता हूं। अब लेट मी टेक इट टू सदाकत अली अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी तरह की छूट या डील की मुतमन्नी नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब अपने वक्त पर वापस आएंगे, जो वक्त चाहे उनके मौलिज इसका तयन करें या उनकी पार्टी करें, इसमें कंफ्यूजन जरूर है, क्योंकि कुछ पार्टी के लोग ये कहते हैं मौलिज बताएंगे, कुछ ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद तय करेंगे, कुछ ये कहते हैं कि पार्टी तय करेगी। लिहाजा वो तो बात अपनी जगह, लेकिन आपके बहुत से लोग जो कि डगमगाए हुए हैं और अगली दफा शायद उन्हें पता है कि PTI के टिकट पे वो नहीं जीत सकेंगे, वो जरूर राब्ते में है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो किसी तरह की कोई डील नहीं चाहिए। अब्बासी साहब। जी मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। आप गुस्ताखी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों की। आपने अयाज सादिक साहब का तो जिक्र किया, जिन्होंने कहा कि मानी खेज अंदाज में कि बात बन गई है, और आपने वो मियां जावेद लतीफ़ साहब की बढ़ के नहीं सुनी थी कि जो जिन्होंने भेजा था, जिन्होंने निकाला था, वही लेकर आएंगे, और आ रहे हैं मियाँ साहब और बड़ा शेर दोबारा एक बार फिर आ रहे हैं, और पता नहीं किसी की टांगें काँप रही हैं। तो ये इससे एक बात नवाज शरीफ साहब को पूरी दुनिया जानती है कि वो ज़ियाउल हक की जिस तरह कैबिनेट का उन्होंने ओहदा लेके आए, और उसके बाद मुशर्रफ से एक डील करके गए और खाना काबा में जाके कहते रहे कि मेरी कोई डील नहीं है, और फिर एक डील करके वापस आए, और बाद में आपको याद है वो साद हरीरी ने लेटर लटकाया था जो जहाँ इनके दस्तखत हुए हुए थे ये डील करने के। तो आज भी ये मफामत और मुजामत के दरमियान का जो रास्ता है वो डील का रास्ता है। मिन्नतें तरले ये कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि लेटली इनकी जो कोशिशें कहीं थी वो नाकाम हो गई हैं, और आज आपको इनकी बातों में वो इवन मतलब ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि इनकी कोशिशें थी भाई साहब, कोशिशें इनकी थी। देखिए अगर कोशिशें ना होती तो एक भाई गिरबान पकड़ता, दूसरा भाई कहता मैं गोडे गिट्टे पकड़ने के लिए तैयार हूँ। दिन को ये मियाँ साहब धमकियाँ देते, नाम लेके, और रात को जुबैर उमर साहब जाके खाने खाते और पाँव पकड़ते, और जब कोई ब्रीफिंग होती वहाँ पहुँच जाते। तो ये सबको पता है, इनकी तकरीरें सुन लें, इनकी तहरीरें सुन लें, इनकी मुस्कुराहटें देख लें। आज आपको तारड़ साहब का चेहरा नज़र आ रहा है कि बड़ा वाजे लग रहा है कि इन्होंने ना होगी ये। तो बहरहाल ये है कि ये एक बात है जो इनकी कोशिश हमेशा। साहब मेरी बात सुनिए, जनरल साहब ने खुद कहा है कि भाई हमें मत घसीटिए इन मामलात में। खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया है कि रात को बैठ के टॉक शोज के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ये हो गया, फलान हो गया। अब आप खुद ये तासुर दे रहे हैं कि ये मुतमन्नी थे, ये ख्वाहिश थी इनकी, किसी के पांव पकड़ रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो ना करे। जनरल साहब का पैगाम आपके लिए भी है शायद। नहीं, उन्होंने तो ये कहा है कि मुल्क से बाहर लोग बैठे हुए वो पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कर रहे हैं और एक 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर का हिस्सा बन रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उनका इशारा किधर था, लेकिन वो कौन लोग हैं जो बदनाम करते हैं, और फिर कौन लोग हैं जो आके पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम तो पाँव पकड़ने के लिए भी तैयार हैं, और वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि नवाज शरीफ तमाम फैसलों के, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बरक्स और हाई कोर्ट की अपीलें रिजेक्ट होने के बाद नवाज शरीफ आ रहे हैं और सीधे आके वो जनाब नहीं, वैसे ये बात तो फैक्ट है ना, जनरल साहब ने कहा है, कहा है उन्होंने कि मत घसीटे इदारों को, केस खत्म हो रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं। देखें ये इमरान खान साहब ने कैबिनेट में कहा है, कोई बात नहीं की। वो इमरान खान साहब ने कहा ऐसा तासुर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा जुबैर उमर की मुलाकात की, आपने क्या बात की है? आपने जुबैर उमर का क्या कहा, किससे मुलाकात थी? ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, कैबिनेट में की थी, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि खत्म हो गया। भाई साहब जरा बताइएगा। अगर आप दो एंकर की बजाय एक एंकर को मैं जवाब दूं तो बेहतर हो जाएगा। नहीं प्लीज, मैं कहना हूं आप बताएं। जी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो मियां जावेद लतीफ़ साहब का एतमाद और जो उनका कहना कि मियां साहब तमाम फैसलों के बावजूद वापस आ रहे, एक इंप्रेशन तो था। हम तो हमेशा से कहते हैं इनको ये डील, आखिरी डील NRO जो मिला था, उसके बाद पाकिस्तान में डीलें बंद हो चुकी हैं। ये अच्छा हुआ कि आज इनको जवाब मिल गया। और एक और बात है, ये जो इंप्रेशन कैरी कर रहे थे, इनके बंदे टूट रहे हैं, इनकी आपस में ख़ानदान में लड़ाई है,
मरियम साहब शहबाज साहब को नहीं मानती, शहबाज साहब उनको नहीं मानते, ज़ाहिर मौरूसियत का मसला है, इसलिए ये इंप्रेशन रखना। और आखिरी बात ये कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई को 17 सीटें केपी में लेने पे समझती है कि हम हार गए हैं, उसकी 2 सीटें उनके लिए, मैं इरशाद भट्टी साहब से कहता हूं कि कोई इसमें इरशाद करें कि जो अगर 17 सीटों वालों को शर्मिंदगी है तो 2 सीटों वालों के लिए वो क्या जुमला हो। इरशाद भट्टी साहब, शर्मिंदगी का एहसास आजकल ना आपकी जमात को कुछ ज्यादा दिलवा रहे हैं, लेकिन मैं भट्टी साहब से पूछ लेता हूं कि वो किसको एहसास दिलवाएंगे। लेकिन भट्टी साहब के पास मैं अपना राइट इस्तेमाल करते हुए कहूंगा जी मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। हमारे एक दफा फिर आपको शामदिद कहते हैं। इरशाद भट्टी साहब के पास जाने से पहले जरा एक और आपके सामने एविडेंस पेश करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कुछ दिन पहले क्या फरमाया था, इस वाले सुन लीजिए। 2023 के अलावा कोई वजह नहीं है राना साहब के होगा। आप लोग ना इस्तीफे देने को तैयार हैं, ना ही और कोई बात नजर आती है। तो 2023 में इलेक्शन होगा, आप लोग पोस्टरिंग कर रहे हैं, अगला साल वैसे इलेक्शन का साल शुरू हो जाना है। इस बारे में जो बातें हो रही हैं, अब उसको मैं इस तरह से पब्लिकली जो है वो अगर मैं करूं तो मैं समझता हूँ कि उससे तो फिर कोई नुकसान ही होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। लेकिन इस बारे में हम भी यहाँ पे बैठे हैं और ये अगर ये मीटिंग्स कर रहे हैं तो हम भी किसी न किसी से मिल रहे हैं, किसी न किसी से मिल रहे हैं। वो सियासी शख्सियात है बड़ी साहब, किसी न किसी से मिल रहे हैं। वो सियासी शख्सियात की तरफ इशारा है क्या? एक तासुर जो दिया जा रहा है वो करिए हमें कोई डील डूल नहीं चाहिए, ना हमारी ऐसी ख्वाहिश थी। सियासी लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। हुकूमत बाय द वे, ये आप शायद मुझसे बेहतर जानते हैं, यकीनी तौर पर बेहतर जानते हैं, हुकूमत थोड़ी टेंशन में थी। गल मेरे ते आ गई है, थोड़े ते आ गई। एक तरफ मेरा गिराई तारड़ साहब और दूसरी तरफ मेरा भाई सदाकत अब्बासी और तीसरी तरफ आप। आखिर शुरू ही मुझसे करते तो ज़्यादा फ़ायदा था। उनको घर में उनका अच्छा, पहली बात तो ये है कि जवेद लतीफ़ साहब को छोड़ देते हैं जो और उन तमाम लीगियों को छोड़ देते हैं जो प्रोग्राम जब हम करते थे इकट्ठे, तो जब वक्फा होता था तो दरमियान में हल्का हल्का कान के करीब ला के कहते थे भाई जी आ रहे हैं, उन सारों को छोड़ देते हैं, मैं उनको रहने दो। अच्छा, या सादिक साहब को भी छोड़ देते हैं कि मेरी मुस्कुराहट बता रही है कि बता नहीं रही कि कुछ होने वाला है, मेरा चेहरा देखें लटका हुआ है कि सही है, और मैं फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर जाऊंगा, एकदम धमाका होगा। हाँ, एकदम धमाका होगा, और ऐसा धमाका होगा कि चागी का धमाका लोग भूल जाएंगे। और फिर राना साहब भाई हैं कि पब्लिकली आप क्या बताएं, हम भी कुछ लोगों से मिल रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो तमाम पाकिस्तान का हेड है, जिनके पास सब कुछ वसाइल हैं कि और सारा कुछ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि मुजरम को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा ही करना है, डील ही करनी है, तो सारी जेलों के दरवाजे खोल दें, अदालतें बंद कर दें, चुन्ने मुन्ने मुजरमों को छोड़ दें। और जिस पे हमने भी कहा था कि ये वैसे आइडिया उनका अच्छा नहीं है कि अगर नवाज शरीफ जो मुजरम है, जो मफरूर हैं, जो इश्तिहारी हैं, अगर उनके साथ ये करना है तो फिर ये चुन्ने मुन्ने सारों को भी छोड़ देना। मतलब आप ये कह रहे हैं एक तरफ ख्वाहिश थी, एक तरफ टेंशन थी। हाँ, और दूसरी बात है हुकूमत, डेफिनेटली हुकूमत के उन वज़रा और सारे लोग जो कह रहे थे, जो पूछते थे कि ये कुछ हो रहा है कि नहीं, क्यों हो रहा है, और फिर वो सारे जो जलजला आने से पहले उड़ जाते हैं, MQM, काफ लीग, बाकी सारे लोग आज़ाद इलेक्टेबल्स, ये वो फलां सलां, वो भी जो है ना पर तोल रहे थे। तो ये एक माहौल तो था। अब मैं मान लेता हूँ, 100% मान लेता हूँ DG SPR साहब की बात कि नहीं हो रही होगी डील, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट रखें। अल्लाह करे हमारे मुल्क में ये हो जाए और ऐसे ही आगे भी आगे ही ऐसा हो। मगर क्या करें, मैं इस डील को छोड़ दें, मैं क्या करें, हम यहाँ हमेशा क्या होता रहा है, डीलें ढीले, पतली गलियां, चोर दरवाजे, और ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब को अब जो बीबी की बरसी वाले दिन इस्लामाबाद में थे, बड़ी स्पेकुलेशन थी, वो ये करने आए थे। फिर उन्होंने कहा था फार्मूला बनाने वाले मुझसे रब्ता करते हैं कि कोई फार्मूला बना दो, मैंने कहा इनकी छुट्टी कराएं। फिर शहबाज शरीफ साहब हर चौथे दिन इस्लामाबाद, पिंडी आना जाना, यहाँ मौसम अच्छा और मौसम अच्छा, हालांकि जब मुजाहिरा हो तो उनकी कमर की तकलीफ हो जाती, नैब की पेशी हो, कमर की तकलीफ, लेकिन इधर आते थे। और फिर उनका ये अकवाले ज़र्री जो मैंने बड़ा करके अपने बेडरूम में लगाया हुआ है कि मैं इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुका था, ट्वीट याद और बन चुका था, और मेरी काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। और तो फिर अच्छा, फिर दूसरी बात है कि कब माना है किसी ने, तारड़ साहब तो चलो सच कह रहे होंगे अपनी इंफॉर्मेशन तक, हाउस ऑफ शरीफ ने कब माना है? इत्ज़ाज़ हसन बताते हैं कि बेगम कलसूम नवाज साहबा ने कहा कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बख्शिश फरमाए, उन्होंने कहा कि डटे रहना
हमने लड़ना है, अब लड़ाई ख़त्म नहीं करनी। कहता है मैं डटा रहा और पीछे से निकल गए। फिर चौधरी बरादरान कहते हैं कि बेगम कलसूम नवाज साहबा हमारे घर में ठहरी हुई थी, एक दिन घर से निकली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें पार्टी से निकाला और सारे जद्दा चले गए। फिर गौस अली शाह कहते हैं मैनू नाल वाले सैल ली चू तो मैनू पता ही नहीं चलिया कि वो चले गए, और जहाज़ की तो एक आध सीट खाली थी, सानू भी लाई जाते। और फिर ये हमें बताया गैर। पर बड़ी साहब एक बात है, दोनों आप जो फरमा रहे हैं, आपने एक कंफर्म कर दिया, एक चाह रहा था, दूसरे को टेंशन थी, यानी हुकूमत को टेंशन थी, मुस्लिम लीग नून चाह रही थी, तो इसका मतलब है जैसा ठीक कह रहे हैं ना, फैक्चुअल बात है। देखिए पहला देखिए हद हो गई है, फिर दो चार बातें सिर्फ सुन लीजिए, फिर आपने उधर ही जाना। और मेरे दोनों भाई आज वो है भी जरा फासला मवासलाती रास्ता है ना हमारा, दूर है, और जिसके पास माइक आएगा वो माइक तोड़ू परफॉर्मेंस है, दोनों भाई। अच्छा, ये एक मान लिया ये गैर सियासी लोग लंदन में मिल रहे हैं, ये भी छोड़ दें, ये घाघ हैं, शातिर खिलाड़ी हैं। हमारे कुछ लोग कह रहे थे हमारे अंदर से ही कि ये वो लोग हैं जो अपने 10% को 100% करके बेच सकते हैं, और उन्होंने बेचा, सेल किया। अब अगर कुछ नहीं हो रहा तो फाइन, अगर हो रहा है कुछ या यानी ये कुछ जमा तफरीक चला रहे थे, ये जो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मुलाकातें, मीटिंग्स, फलाना फलाना फलाना, तो आज वो आपका लफ्ज़ के होना राम ही ठंड पै गई है। मतलब आप सबको ठंड पड़ गई। लेकिन चले, मैं अब ये तासुर तो खैर ज़ाहिल हो गया, DGISPR ने आज जब सवाल का जवाब दिया तो उन्होंने बात कर दी। लेकिन एक बात ज़रूर है अपनी सदाकत रही भाई साहब, मैं ज़रा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी अपोजिशन एतराज़ कर रही है। देखिए, आप वज़ीर-ए-आज़म साहब के ट्वीट्स मैंने आज पढ़े, उन्होंने कहा हम वेलकम करते हैं जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से स्क्रूटनी रिपोर्ट आई है, मैं ज़रा इसकी तरफ आना चाहूँगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि आपका जो चेहरा है, बल्कि आपका रुआं इस जमात का, वो करप्शन के पैसे में और इस तरह के जो पैसे हैं उनमें अटा हुआ है, इतनी गैर शफाफियत है, ट्रांसपेरेंसी का जिक्र कोई नहीं। रिपोर्ट, स्क्रूटनी रिपोर्ट ये कहती है कि जी आपने ना सिर्फ अकाउंट्स हाइड किए हैं, आपने पैसे भी हाइड किए हैं, और तारड़ साहब तो आज और भी बहुत कुछ क्लेम कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। मुझे पहले ये बताएं, कोई इंट्रोस्पेक्शन हो रही है आपकी? क्योंकि एक बात फैक्ट है कि ममनुआ फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लाइकलीहुड है, इस रिपोर्ट को अगर गौर से पढ़ा जाए तो उसके अंदर बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आप उसको ट्रिविलाइज कर सकते हैं, उनको छोटा कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए, जैसे गुज़िश्ता रोज़ एक काविश की जनाब फवाद चौधरी साहब ने, हस्बे आदत के वो माशाल्लाह ट्रिविलाइज कर देते हैं, बहुत बड़ी बात भी उसे छोटा कर देते हैं। लेकिन कुछ बातें फैक्ट हैं जो कि रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। इसके ऊपर कोई इंट्रोस्पेक्शन हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि यार गलत हो गया, ये गलत किया हमने? मुनीर साहब, आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून साथ के, वो आपका ख्याल है कि वो बोलें भी ना, बेचारों को ना कोई डील मिल रही है, ना कोई ढील मिल रही है, आपस में खानदान में लड़ाई है, मियाँ साहब ठीक नहीं हो रहे, वापस आना चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको पार्टी इजाज़त नहीं दे रही। तो इलेक्शन भी KP में हुआ तो उनको एक सीट मिली, तो अब आप चाहते हैं कि वो इस तरह की बातें भी ना करें। भाई हमारे खिलाफ केस क्या था कि हमारी कोई, आपने सुना था ना कि वो कोई बाहर की पता नहीं कौन सी कोई लॉबियां हैं जो हमें पैसे दे रही हैं, और हमें ममनुआ फंडिंग भी है और फॉरेन फंडिंग भी है, और आप फड़े गए और आप पकड़े गए। आपको पता है कि अकबर एस बाबर का केस, जो आप वकील हैं समझते हैं, नैब का कानून तो है नहीं, ये तो दूसरा कानून है, इसमें इस बारे सबूत जो है वो तो उन पे था जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। ठीक है, उनका इल्ज़ाम था कि उन्होंने साबित करना था, एविडेंस देनी थी कि जनाब जो है ना हमने कोई ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग हो, या फलां फलां मुल्कों ने हमें पैसे दिए, फलां फलां कंपनियों ने हमें पैसे दिए, हम कोई खुदा ने पैसे दिए, ये फैक्ट है। गैर मुल्की एजेंडा। तो एक तो बात है वो केस खत्म हो गया, फारिग हो गया। ये कैसे कह सकते हैं भाई साहब, मेरी बात सुने, ये बार बार जब आप कहते हैं केस खत्म हो गया, केस खत्म हो, ओ भाईजान केस कितों खत्म हुआ है? ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं, कंसीलमेंट के फैक्ट भी उसके अंदर आता है, और ये बात तो आप उस रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई है, लोगों के नाम है, फॉरेन नेशनल्स ने आपको पैसे दिए हैं, वो ममनुआ फंडिंग है। या आप कंसीलमेंट ले आए, ये इल्जाम क्या था, ये हमारे पे बात क्या थी कि हमें किसी बैरून मुल्क इदारों ने हमें को पैसे दे के इस मुल्क में भेजा है। तो भाईजान जो हमने सबूत जो देना था, जो किसी ऑडिट कंपनी एसन की जो चार्टर्ड फर्म की कंपनी थी, उसको भी उसने सिक्योरिटी कमेटी रिजेक्ट कर दिया, और जो हम पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश थी वो इल्ज़ाम ख़त्म हो गया। हाँ, अब यह है कि जी 18 अकाउंट्स हैं, उसमें 14 अकाउंट रह गए, और उसमें कोई 16 करोड़ की 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं,
वो कोई रिकंसिलिएशन का इशू है, वो माशाल्लाह खुद मुर्शिद को समझते हैं कैसे मजे से आपने से इसको भाई साहब, माय डियर भाई साहब, आपने इसको कैसे मजे से बिल्कुल स्क्वीज कर दिया है कि कोई चक्कर ही नहीं है, वो 16 करोड़ है और ऐसे 15 करोड़ है और वो पूरा अकाउंट में नहीं है। हुजूरे वाला जो सफा 92 सफा 94 वो डिस्क्रिपेंसीज वो वेरिएंसेस सबके सामने है, उनको कैसे डिफाइन करेंगे अकाउंट में? मुझे जरा मौका दे, मैं डिस्क्रिपेंसीज जो होती हैं भाई मेरे, वो रिकंसाइल हो जाती हैं। 2-2 ट्रांजैक्शन है हमारे, 3-4 अकाउंट ऐसे हैं जो हमारे हैं भी नहीं। अकाउंट जो नहीं आपने जाहिर किए उनका क्या कहेंगे? आपने तो कल वो एक तरफ आ रहे हैं 53 अकाउंट 65 अकाउंट, आपने तो उसको स्क्वीज करके 14 अकाउंट कर दिए। नहीं जी, बाकी तो हमारे हैं ही नहीं। नहीं 18 अकाउंट उन्होंने कहे हैं और रिपोर्ट में आए हैं, जिनमें 4 हमारे हैं नहीं, बाकियों का जवाब देंगे। मुझे बताएं वो पहाड़ कहां गया जिसके नीचे हमने आना था, तो हमने बैरून मुल्क फंडिंग ली थी, वो तो खत्म ही हो गया, इल्जाम ही खत्म हो गया। अब हमें यह है कि जी आपने ये पैसों का क्या खरीदा है, बिजली के बिल कितने दिए हैं, गैस के दिए हैं, आपने झंडे कितने खरीदे, आपने स्टिकर कितने बनाए, ठीक है, वो हम दे देंगे। भाई साहब सिरे से बात ही खत्म हो गई ना। अब जरा तारड़ साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे सख्ती से कहा जा रहा है ब्रेक से वारा साहब आप अपना केस प्लीड करें और बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है बशरूल जनाब वज़ीर आज़म के सब कुछ साफ हो गया और अकबर असबावर साहब के तमाम इल्जामात धरे रह गए। एक ब्रेक के बाद जवाब देने के लिए तो आपके पास भी बहुत कुछ है तारड़ साहब, आपके भी कोई 8-9 अकाउंट्स हैं जो जिनका जवाब आपने देना है। फारूक हबीब साहब गुज़िश्ता रोज बड़े कागज लहराए उन्होंने और कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जवाब देना है। आप क्या कीड़े निकालेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सिर्फ रेकनसाइल करवाना है बकौल भाई साहब के, चंद बिजली के बिल, चंद टेलीफोन के बिल, बाकी सब तो क्लियर कट है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देखिए इनकी फॉरेन फंडिंग का कतन ये जवाब नहीं है कि नून लीग की फॉरेन फंडिंग चेक करो, ना इसका ये जवाब है कि पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग चेक करो। ये इसी तरह है कि एक शख्स कत्ल करे और कत्ले आम करे और आप कहें कि फलां शख्स पे भी कत्ल का शुबा है, उसकी भी तहकीकात की जाए। बहुत अच्छे, शाबाश मुनीफ फारूक साहब, ये बड़ा पेचीदा मामला है। 1 अरब से ऊपर की फंडिंग आई है, 1 अरब से ऊपर की, उसमें से 33 करोड़ रुपया ऐसा है जो कभी डिक्लेयर ही नहीं किया, खा पी गए, हजम कर गए, अयाशी में उड़ा दिए। ये 4 मुलाजमीन है, एक ताहिर इकबाल है, मैनेजर लेवल का आदमी है, ये नुमान अफजल चाय पिलाता है, ये मोहम्मद अरशद ये कुक है और ये मोहम्मद रफीक है जो नायब कासिद है। इनके अकाउंटों में रिटर्न एग्रीमेंट के तहत पैसे जमा कराए हैं। ठीक है, आईने पाकिस्तान, हमारा सुप्रीम डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 जी, उसका आर्टिकल 17(3) कहता है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी फंडिंग के लिए अकाउंटेबल होंगी और उनके सोर्सेज के लिए भी अकाउंटेबल होंगी। ये जो एक इंडियन नेशनल है इंदरजीत दोसांझ, इसने क्यों तरीके इंसाफ को पैसे भेजे हैं? इसकी क्या मोहब्बत है तरीके इंसाफ से? या एक ये जो जूइश बंदा है बैरी, उसने क्यों पैसे भेजे हैं? उनका क्या एजेंडा है? दुनिया भर में जब पॉलिटिकल पार्टीज को आप फंडिंग करते हैं तो आप इसलिए लॉबी करते हैं ताकि जब वो बरसरे इक़्तिदार आए तो वो आपके एजेंडे को आगे लेके जा सकें या आपके वो काम करा सकें जो आप किसी और से नहीं करवा पा रहे होते। 5 से 7 साल कभी स्टे ऑर्डर 1, कभी स्टे ऑर्डर 2, कभी स्टे ऑर्डर के पीछे छुप के ये कहना कि इसको सीगा राज में रखा जाए, कभी कहना कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कभी स्क्रूटनी कमेटी को चैलेंज कर देना। तारड़ साहब इन्होंने इस्तेमाल किया, एक मिनट होल्ड ऑन टू इट। ये मुझे बताएंगे जो 4 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप उसको डिटेल को पढ़े, वो 4 लोग वो हैं जिनको हवाले से पार्टी कह रही है कि 4 लोग ऑथराइज्ड हैं कि डोनेशन इकट्ठा करेंगे, लेकिन फिर ये लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल अकाउंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें ये डोनेशंस जमा कराएंगे और फिर ये इन डोनेशंस की जो रिसीट्स होंगी वो जो बोर्ड है उसके फाइनेंस का बोर्ड जो बना हुआ है उस हर एक को वो दे देंगे। सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? आपको इसमें क्या प्रॉब्लम लग रहा है? मतलब वो तो इकट्ठा कर रहे हैं और सेंट्रल अकाउंट में जमा करा रहे हैं। देखिए मुनीब साहब, आज मैं कोई भी आपसे एग्रीमेंट कर लूं कि आप मुझे माहवार 25 लाख रुपया देंगे और मैं इलेक्शन कमीशन में या वहां डिक्लेयर ना करूं एफबीआर में, तो ये तो सीधी चोरी है ना। यानी आपने इंटरनल एग्रीमेंट कर लिया मगर जो पैसे आए ना आपने अकाउंट्स डिक्लेयर किए, ना अपने ये जो मुलाजमीन है चाय पिलाने वाले हैं 15-15 हजार रुपए तनख्वाह वाले लोग हैं जिनके अकाउंटों में करोड़ों रुपया आया है, ये आपने बताया इलेक्शन कमीशन को या आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ये फाइल किया है कि ये लोग हैं? मसला कंसीलमेंट का है, चोरी की गई है, लूटमार की गई है, करोड़ों रुपया हजम किया गया है, गैर कानूनी काम किया गया है
और चोरी है, ऊपर से सीना जोरी है कि हमने किया कुछ नहीं। चले वो तो अब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा ना, वो तो अब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। भट्टी साहब आपने ये कल बिल्कुल तहरीक इंसाफ की जानिब से बिल्कुल करेगा, मगर इस बात को माने तो सही ना कि ठीक है, चलो वो मान गए तो सियासत का एक ही तारण साहब मानता कौन है यहाँ पर, यहाँ पर कौन मानता है? भट्टी साहब चंदा सदकात अतियात के नाम का पैसा खा गए। चले ठीक है भट्टी साहब, आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी साहब ने कहा कोई चक्कर ही कोई नहीं, जैसे माशाल्लाह वो इसमें कहते हैं नहीं ये तो सब फजूल है, चक्कर ही कोई नहीं, हम तो बड़ा क्लियर काम हो गया। नहीं चक्कर तो है। देखिए पहली बात तो ये कि अगर चक्कर ना होता 8 साल 7 साल 60 साल क्यों डिलेइंग टैक्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टे, राजदारी, वकील बदल दो, पेशी पे तारीख पर लंबी डेटें, फलाना 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 फलाना, सारी हिस्ट्री। हाँ डेफिनेटली। देखिए अब ये ना कि 1 अरब 64 करोड़ टोटल आए, 31 करोड़ और 65 अकाउंट्स, उसमें तो 53 अकाउंट्स, चलो एक राय ये 53 अकाउंट्स, वो 92 पेज पे लिखा गया, दूसरे पे 18 और 4 का फर्क है। दूसरे वो कहते हैं कि हमारे 26 थे, 26 में से कोई 8 जो है डिफंक्ट हैं जी, 4 हमारे हैं ही नहीं, और ये तो 4 सब्सिडीज के हैं। हाँ ये तो खैर तय हो जाएगा, लेकिन जो पैसे नहीं, और ये वंस फॉर ऑल करें, पहले इनका फैसला कर लें, उसके बाद सारी पार्टियों का फैसला करें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आखिरी 10 सेकंड, खान साहब ने 2 साल पहले 1.5 लाख टैक्स दिया, 1 साल पहले 3 लाख टैक्स दिया, इस बार 98 लाख उन्होंने टैक्स दिया। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने टैक्स दिया, लेकिन ये इनकम कहां से आई? सवाल मेरा ये है इमरान खान साहब से कि ये इतने कहां से आए कि ये ठेके आए होंगे ना ज़राई ज़मीन के? नहीं, एक ज़राई ज़मीन 530 कनाल की उन्होंने 50,000 कीमत लिखी हुई है, 530 कनाल ज़राई 50,000 की, वो छोड़ दें। लेकिन इमरान खान कहते हैं मेरी तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता। ठीक है, ये इनकम कहां से आई? चलेंगे हम किसी दिन सदाकत अली भाई साहब से पूछेंगे, वो मईशत को समझते हैं। खान साहब के जरा जो रिपोर्ट्स हैं FPR के अंदर वो लेकर आएंगे और खान साहब से पूछ के आएंगे, बल्कि कि उनकी ज़राए आमदन कैसे बढ़ी। मैं सदाकत भाई साहब का, तातारर साहब का और भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।